प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीमती मंजू ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर से आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र षष्ठ मध्यकालीन काव्य में द्रुत पाठ के कवि भूषण पर चर्चा करेंगे, जो इकाई 4 में सम्मिलित है। भूषण उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल के रीति कवियों या रीति सिद्ध कवियों के शाखा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये रीति सिद्ध कवि है। इन्हें छंदों का निरूपक कवि माना जाता है। भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की घाटसपुर जिले के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे बसे तिकवारपुर नामक ग्राम में कश्यप गोत्रीय पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के घर सन 1613 ईस्वी में हुआ। सन 1715 में ये परलोकवासी हुए। चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ इनके 3 भाई थे, जो इन्हीं के समान शास्त्र निपुण और रस सिद्ध आचार्य कवि थे। भूषण के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनके अतिरिक्त भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास नामक कृतियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में भूषण का पूरा नाम मुरलीधर भूषण पाया जाता है। भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने प्रदान की। यूँ तो भूषण ने अनेक आश्रयदाताओं का आश्रय लिया, लेकिन उनके प्रमुख आश्रयदाता 2 ही थे, महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल। रीतिकाल में जब अधिकांश कवि श्रृंगार रचनाओं के द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे थे, तब भूषण ने वीर रसपूर्ण राष्ट्रीय रचनाएं लिखी। एक राष्ट्र कवि के रूप में उनका अवदान विशेष उल्लेखनीय है। वस्तुतः भूषण की ख्याति एक आचार्य कवि के रूप में नहीं, वरन वीर रस के कवि के रूप में ही अधिक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ओज है, इसलिए इन्हें हिंदी का ओजस्वी कवि भी कहा जाता है। उनका काव्य राष्ट्रीय गौरव का माना गया है और भूषण राष्ट्रीय कवि के रूप में निर्विवाद लब्ध प्रतिष्ठित भी हुए। यद्यपि उनकी रचनाओं में अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों की भरमार रहती है, लेकिन उनकी ओजस्वी वाणी पर चाटुकारिता का हल्का रंग भी दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि भूषण निकम्मे थे। एक बार नमक मांगने पर भाभी ने ताना दिया कि नमक कमा कर लाए हो। उसी समय उन्होंने घर छोड़ दिया और कहा, कमा कर लाएंगे तभी खाएंगे। कालांतर में इन्होंने 1 लाख रुपए का नमक भाभी को भिजवाया। ये कई आश्रम में गए और यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद शिवाजी के आश्रय में चले गए और अंत तक वहीं रहे। भूषण का सारा काव्य स्थायी भाव उत्साह से ओतप्रोत है। उनमें वीर रस के समस्त अंगों का सांगोपांग चित्रण हुआ है। वीर रस के निरूपण में सर्वत्र ही उत्तेजना और उत्साह का भाव मिलता है। भूषण यह भली भांति जानते थे कि किस अवसर पर उत्तेजना और जोश दिलाने वाली रचना होनी चाहिए और किस अवसर पर उत्साहवर्धन करने वाली।
उन्होंने युद्ध के लिए तत्पर सैनिकों को जोश दिलाने के लिए उत्तेजनापूर्ण वीर रस की कविता लिखी है। साथ ही उत्साह के सहारे समाज में नवजीवन भरने के लिए उत्साहपूर्ण वीर रस की रचना की है। एक रचना दृष्टव्य है कि सांगन सो पेली पेली, खग्गन को खेदी खेदी, समद सा जीता जो समद तो बखाना है। भूषण की रचनाओं में वीर रस का ऐसा सुंदर परिपाक हुआ है कि उससे जीवन शून्य व्यक्ति में भी नवीनता, स्फूर्ति, उत्साह जागृत हो जाता है। अर्थात जिनके जीवन में निरस्ता है उनके जीवन में भी इनकी रचनाओं को पढ़ करके नवीनता, स्फूर्ति और उत्साह जागृत हो जाता है। दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर और युद्धवीर के रूप में वीर रस के अनेक श्रेष्ठों का भेदों का चित्रण भूषण के काव्य में मिलता है। महाकवि भूषण ने वीर रस के अंतर्गत नव रसों का निरूपण कर दिखा दिया है कि वीर रस भी रसराज की पदवी धारण कर सकता था और वास्तव में वीर रस ही रसराज है। वीर रस को रसराज सिद्ध करना भूषण की नवीनता है। शिवाजी की वीरता के वैशिष्ट में भूषण लिखते हैं कि भूषण भनत महावरी बलकन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, तमके के लाल मुख शिवा को निरखी भगे भये, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इसमें शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, दया वीरता व धर्म वीरता का वर्णन किया है। भूषण की कविता में शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा व औरंगजेब, आदिल शाह आदि की निंदा पढ़कर कुछ विद्वान भूषण को हठात जाति कवि कहना अधिक समीचीन समझते हैं। उनका तर्क यह है कि भूषण ने मुसलमानों का विरोध करके हिंदुओं को उठाने का प्रयास किया था। मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू जाति को भड़काने तथा बगावत करने की प्रेरणा देने वाला कहकर भूषण को कुछ विद्वान जाति कवि ठहराते हैं, परंतु उस समय देश की परिस्थितियां ही दूसरी थी। उस समय केंद्रीय राज्य सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी और वह अपने पिता को कैद करके वह भाइयों को मरवाकर गद्दी पर बैठा था। उसने संपूर्ण रचनाओं, राजाओं और सामंतों को अपनी कटुता एवं क्रूरता के कारण अपने वश में कर लिया था और वे भी मुगल सम्राट को किले, सेना, चमर, बाजे आदि नजराने के रूप में देकर चैन की बंशी बजाते थे व पूर्ण विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी भयंकर बेला में जबकि देशभक्ति सर्वथा लुप्त प्राय हो रही थी, राष्ट्रीय भावना समाप्त हो गई थी, वह अपना ही शासक अपनी प्रजा के साथ अत्याचार व अनाचार कर रहा था, तब भूषण के हृदय में देशभक्ति की लहर उठी। उसने तुरंत ऐसे नराधीप की खोज की प्रारंभ कर दी जो तात्कालीन पतोन्मुख राष्ट्र की रक्षा कर सके, धर्म को बचा सके, मृतप्राय समाज को जीवन दान दे सके और राजनीति को नया मोड़ देकर भारत को विदेशी शक्तियों के चंगुल से बचा सके। अतः भूषण उत्तर से दक्षिण तक गए और उन्होंने वीर शिवाजी में वे सभी गुण देखे जो एक राष्ट्र नायक के रूप में हो सकते हैं, क्योंकि शिवाजी देशभक्त थे और राष्ट्र प्रेमी थे और दूरदर्शी भी थे। सम्राट औरंगजेब का कोपभाजन बनने के पश्चात भूषण छिपते छिपते रायगढ़ पहुँचे। महाराष्ट्र में रायगढ़ शिवाजी की सत्ता का केंद्र था। कहते हैं कि रायगढ़ पहुंचकर भूषण ने एक मंदिर में आश्रय लिया। वे शिवाजी के दरबार तक पहुंचना चाहते थे। वे इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उसी समय वेश बदलकर शिवाजी महाराज अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए निकल पड़े। संयोगवश वो मंदिर में ठहरे हुए परदेसी का
हाल चाल जानने के लिए मंदिर में रुके। बातचीत में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के समक्ष एक कविता सुनाने की इच्छा जाहिर की। सैनिक वेश में शिवाजी ने उनसे कविता सुनाने का आग्रह किया। भूषण ने एक छंद सुनाया जो बाद में चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। इंद्रजिमी जंभ पर बाणव स्वंभ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौनी बारी वधु पर शंभु रति नाहु पर ज्यो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कानजिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। प्रस्तुत छंदों को सुनकर शिवाजी मंत्रमुग्ध हो गए। कहते हैं कि उन्होंने भूषण से बार बार लगातार 52 बार यह छंद सुना। उस सैनिक ने कवि से अगले दिन महाराज के दरबार में आने को कहा तथा महाराज शिवाजी से भेंट करा देने का वचन दिया। अगले दिन महाराज के दरबार में भूषण गए तो दंग रह गए जब उन्होंने उसी सैनिक को राज सिंहासन पर बैठे देखा। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें उल्लास से भर गई। शिवाजी महाराज ने द्वार तक आकर कवि को सम्मान दिया तथा 52 लाख रुपए, 52 हाथी, 52 गांव जागीर में दिए। साथ ही शिवाजी महाराज ने भूषण को अपना राजकवि बनाया। अतः भूषण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भूषण काव्य युगीन धारा के विपरीत चलने वाले महाकवि भूषण ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविता से जनता के हृदय में सहज स्थान बनाया। उनकी वाणी स्वदेशानुराग का भैरव नाद थी। उनकी रचनाएं उस विलासपूर्ण कुहासे के मध्य अपराजेय आकाशदीप थी। यही उनका रीतिकालीन कवियों के महत्व एवं वैशिष्ट्य है। अब हम वस्तुनिष्ठ से संबंधित प्रश्न की अगर आप चर्चा करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आता ही है कि जैसे कि उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और ये परलोकवासी हुए 1715 में। उनके भाइयों के नाम थे चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ और ये तीनों ही शास्त्र निपुण और प्रसिद्ध आचार्य कवि थे। भूषण के 3 प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रपाल दशक। और इसके अतिरिक्त प्रश्न में ये भी आता है कि भूषण की उपाधि उनको किसने प्रदान की। तो भूषण की उपाधि इनको चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने प्रदान की। और भूषण ने अनेक आश्रय लिया, लेकिन उनके प्रमुख आश्रयदाता 2 ही थे, एक महाराज शिवाजी और दूसरे महाराज छत्रसाल। और रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं भूषण के काव्य में उत्साह से ओतप्रोत उनकी रचनाएं हैं और वीर रस के समस्त निरूपण का, वीर रस के समस्त अंगों का सांगोपांग निरूपण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस तरह से आज हमने इस क्लास में भूषण कवि के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।